Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari. Today, I would be taking your Animal Biodiversity paper, paper 1 of BSc Second Year C, and I am an associate professor in zoology, and I had been taking your animal biodiversity classes. In the last class, we read about the asterias or starfish. Today, we would be discussing about the respiratory system or organs involved in the respiration of starfish. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया स्टारफिश में किस प्रकार से होती है या कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं स्टारफिश के रेस्पिरेशन में। स्टारफिश के रेस्पिरेशन में इसमें डर्मल ब्रैंकिए या पैपुला भी कहते हैं उनको, और एंड ट्यूब फीट भी रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। मैंने आपको पहले क्लास में जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ा रही थी स्टारफिश की, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो ओरल अबोरल सरफेस है, इट इज़ नॉट स्मूथ, इट इज़ कवर्ड बाय ट्यूबरकल्स और स्पाइंस आर देयर और पैपुले आर देयर, जिससे कि उसका वो सरफेस रफ दिखाई देता है। यहाँ आप लोग डायग्राम देखिए। डायग्राम में मैंने आपको पैपुला का सेक्शन दिखाया है। ये इसमें देख रहे हैं कि हम सबसे पहले कि जो इसकी एपिडर्मिस है वहाँ पे से हम देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में कि यहाँ पे स्पाइंस भी निकले हुए हैं। स्पाइंस का कार्य क्या था, ये इसकी स्किन को या एक्सटर्नल डर्मा को क्लीन रखते थे और रफ सरफेस रखते थे इसका। एपिडर्मिस के अंदर पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के अंदर हम देखेंगे साइड में एक सीलोमिक कैनाल की कैविटी दिख रही है और साइकिल्स हैं और साइकिल स्टिफनेस प्रदान कर रहे हैं, और सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है डर्मिस। और उसके अंदर क्या है, इसमें पैपुला के अंदर क्या है, पेरीविसरल सीलोमिस फाउंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डर्मल ब्रैंकिए या पैपुले एंड ट्यूब फीट दे आर हेल्पिंग इन द रेस्पिरेशन फॉर द एनिमल। और ये पैपुले कैसे होंगे, ये अबोरल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ट्यूब फीट जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं वहाँ पे बहुत सारे ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं। और दोनों स्ट्रक्चर्स ट्यूब फीट एंड पैपुले कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, बहुत फाइन इनकी वॉल होती है या बाहर की कवरिंग बहुत थिन होती है, और उसके अंदर एक सीलोम होता है जिसके कारण कि जो एनिमल का बॉडी फ्लूइड है, सीलोमिक फ्लूइड है, वो थिन वॉल के माध्यम से एक्सटर्नल वाटर मीडियम से सेपरेटेड होता है, जिसके कारण कि जो सीलोमिक फ्लूइड है वो सराउंडिंग सी वाटर के संपर्क में आता नहीं है डायरेक्टली, परंतु ये जो पतली सी मेम्ब्रेन है उससे सेपरेटेड रहता है, जिसके कारण कि सराउंडिंग वाटर में जो भी ऑक्सीजन या एनी यूजफुल गैसेस फॉर द एनिमल वो डिफ्यूजन के द्वारा सीलोमिक फ्लूइड एंड एक्सटर्नल सी वाटर के माध्यम में डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज अकर हो जाता है, इट टेक्स प्लेस, और रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है एंड फ्रेश गैसेस और ऑक्सीजन इज़ टेकन इनसाइड द एनिमल्स बॉडी। तो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं हैं इसमें, परंतु ट्यूब फीट और पैपुले हैं वो उसको रेस्पिरेशन में सहायता कर रहे हैं। So this was about the respiration. Now we come to the excretion and osmoregulation of the animal. अब हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एनिमल कैसा है, इट इज़ अ मैराइन वाटर एनिमल। खारे पानी में या समुद्री जल में ये एनिमल पाया जाता है। स्टारफिश या एस्टेरियस खारे पानी में पाया जाता है, और यहाँ पे इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब अमोनिया है, जो कि बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़ करके बाहर भेजा जाता है। और ये एक्सक्रीटरी प्रोसेस कैसे अकर होता है, थ्रू दी पोडिया एंड पैपुला। पोडिया एंड पैपुला रेस्पिरेशन में भी सहायता करते हैं एंड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में भी सहायता करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेसिपिटेटेड मटेरियल होता है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कंसनट्रेटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है या अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो फैगोसाइटोसिस द्वारा, मीन्स कोई स्पेशल सेल्स हैं सीलोमोसाइट्स कहलाते हैं, उनमें जो वाटर फ्लूइड, ये जो बॉडी फ्लूइड इकट्ठे हो जाते हैं वो एक्सटर्नल मीडियम में सेल्स के बर्स्ट होने से डिस्चार्ज हो जाते हैं टू द एक्सटर्नल मीडियम।
या जैसे हमने देखा सीलोमासाइट्स क्या होंगे, उनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होते जाएंगे एंड देन दे पिंच ऑफ मतलब वो टूट जाते हैं, बड़े होते हैं, एक निश्चित साइज अटेन करते हैं और फिर वो दे बर्स्ट ऑफ या पिंच ऑफ, उनके और जो बॉडी फ्लूइड जो होएगा, वेस्ट बॉडी फ्लूइड जो होएगा वो एक्सपेल्ड टू द आउटसाइड, बाहर वो भेज दिया जाएगा वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो अब क्या है, हमने देखा कि इकाइनोडर्म्स जो हैं, मैंने पहले भी बताया कि स्टारफिश क्या है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम का है, और यहाँ पे क्या है, ये मैरीन वाटर है, खारे समुद्री जल में है। नाउ हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन मतलब सराउंडिंग वाटर एंड बॉडी फ्लूइड का बैलेंस या इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इकाइनोडर्म्स कैसे हैं, दे आर स्टीनोहेलाइन क्रीचर्स। स्टीनोहेलाइन मतलब very narrow range of tolerance for the salt. यूरीहेलाइन एनिमल्स कैसे होते हैं, यूरी मीन्स वास्ट, मीन्स दे कैन टॉलरेट अ वास्ट रेंज ऑफ डिफरेंस इन दी सॉल्ट कंसनट्रेशन। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ एस्टेरॉइड्स या इकाइनोडर्मेटा कैसे हैं, दे आर स्टीनोहेलाइन, मीन्स दे कैन टॉलरेट ओनली अ लिमिटेड या नैरो रेंज है इनका सॉल्ट का टॉलरेंस के लिए। और ये लोग क्या करेंगे, ऑस्मोटिक एंड आयोनिक रेगुलेशन बॉडी में मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है, मैरीन वाटर से सराउंडेड है, तो इसमें ऐसा नहीं हो कि बॉडी डेसिकेट हो जाए एनिमल की, इस तरह से नहीं होता। और ये लोग ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स मीन्स दे मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड या बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है वो और आयंस जो प्रेजेंट है उनको मेंटेन करके रखते हैं एज पर द सराउंडिंग वाटर ऑल्सो। और ये डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस के डिफ्यूजन एक्सेस ऑफ सॉल्ट इज एक्सपेल्ड आउट through the body surface, through the thin body surface, and tonicity of the body fluids fluctuates with that of the environment. और जबकि आयरन कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे ये हमने देखा दीज एनिमल्स आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, मीन्स दे आर मेंटेनिंग देयर आयनिक कंसंट्रेशन एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इनसाइड देयर बॉडीज। नाउ वी कम टू द response of the animal to the osmotic conditions of the medium, means surrounding medium से वो किस तरह से अपनी सुरक्षा करते हैं या कैसे अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे ऑस्मोटिक कंडीशंस कैसे करेंगे ये एनिमल्स मेंटेन, ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, मतलब कि दे आर डिपेंडेंट या देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन चेंजेस अलॉन्ग विद दैट ऑफ द मीडियम। मतलब अंदर एनिमल के बॉडी के अंदर और एनिमल की बॉडी के बाहर जो भी कंसंट्रेशन होगा वो आइसोटोनिक होएगा, उस तरह से ये मेंटेन करते हैं जिसके कारण एनिमल को डेसिकेशन नहीं हो, वो सुरक्षित रहे अपने वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। और इनको हम बोलते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को हम बोलते हैं पॉइकिलो ऑस्मोटिक एनिमल्स। तो यहाँ पे ये बॉडी फ्लूइड को बाहर के एक्सटर्नल वाटर मीडियम के बराबर ही मेंटेन कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब मीडियम चेंज होता है, ये इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड कांस्टेंट ही रहेगा, उन एनिमल्स को हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं या होमो आइसोमोटिक एनिमल्स कहते हैं, जिनका कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सराउंडिंग मीडियम। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन द्वारा ये अपना बॉडी फ्लूइड मेंटेन करके रखते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं या होमो आइसोमोटिक एनिमल्स भी कहते हैं। पॉइकिलो ऑस्मोटिक एनिमल्स या ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कैसे एनिमल्स होते हैं, विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ salinity या salt concentration. Those animals which can tolerate wide range of salinity, they are known as euryhaline animals, जैसे कि Mytilus and Aplysia। Mytilus यूनियो का ही फॉर्म है, उनमें क्या होगा, ये लोग ज़्यादा रेंज ऑफ सॉल्ट
को टॉलरेट कर लेते हैं, परंतु हमने देखा एस्टेरियस में क्या हो रहा है, ये अपना बॉडी कंसंट्रेशन या सॉल्ट कंसंट्रेशन या लिक्विड कंसंट्रेशन अपने एनवायरनमेंट के जैसे ही मेंटेन करके या आइसोटोनिक कंडीशन में वो मेंटेन करके रखता है। और दूसरी तरफ जो एनिमल्स जो वाइडर रेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते, सैलिनिटी की या सॉल्ट की वाइडर रेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते, उनको हम स्टीनोहेलाइन एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ द मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स दे आर स्टीनोहेलाइन एनिमल्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार फिश में जो उसका रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ऑस्मोरेगुलेशन है, वो डर्मल पैपुले और ट्यूब फीड के द्वारा ही संपादित किया जा रहा है, या पोडिया या पोडोज इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, संपादित किया जा रहा है। तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन ये डर्मल पैपुला और पोडिया से संपन्न हो रहे हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका लोकोमोशन या लोकोमोटरी ऑर्गन जो ट्यूब फीट हैं या पोडोस जो इनको हम कहते हैं या पोडिया कहते हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। Till then, thank you and bye. We'll meet in the next class soon.